प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए तैयार, वापसी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। दोस्त ममालिक ने भी अपना वजन नवाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में बड़े राजों से पर्दा उठाया है। इसके ऊपर बात करेंगे। आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा, चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या नवाज शरीफ अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के बदले में स्कोर सेटल करने की तैयारी कर चुके हैं। जानेंगे मारूफ सहाफी सुहेल वड़ाइच की नवाज शरीफ के साथ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी उन्हीं की जबानी। इसके अलावा बात करेंगे हिफाजती जमानत केस दायर होती नवाज शरीफ के लिए अदालत लग गई। वतन वापसी से पहले अदालती रिलीफ हासिल करने के लिए नून लीग तैयार। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कल दलाइल तलब कर लिए। नैब ने भी अदालत को जमानत देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल, शिकंजा कस दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 190 मिलियन पाउंड का केस टेकअप कर लिया। तफसीलात जानेंगे सीनियर कानूनदान और तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन से। इसके अलावा बात करेंगे मलिक रियाज बड़ी मुसीबत में फंस गए। पाकिस्तान वापसी के लिए 2 बड़ी शराइत रख दी गई। पैगाम रसा के जरिए वतन वापसी के लिए मलिक रियाज के सामने कौन सी 2 बड़ी शराइत रखी गई हैं जिन्हें मानने से मलिक रियाज इनकारी हैं। एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सीनियर कानूनदान, तर्जुमान पीटीआई और वकील इमरान खान है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को हमें वक्त दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस के जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे कि नवाज शरीफ 21 को पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी जो कानूनी टीम है उससे बड़ा जबरदस्त काम किया शुएब साहब। आज ही पिटिशन दायर हुई, आज ही बेंच बना और आज ही समाअत हो गई। कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को? देखिए, मैं समझता हूं कि ये तो बड़ा ही एक ऑड किस्म का केस था कि जब एक इश्तिहारी मुजरिम होता है, एक भगोड़ा होता है और वो अदालत से मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल कर चुका होता है तो वो उसके लिए इस तरह की प्रोटेक्टिव बेल नहीं हुआ करती। और ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमारे ही एक वकील के केस में आसिफ साहब हैं, हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल, बड़े ही ऑनरेबल शख्स हैं, उनकी एक जज साहब के साथ कलामी हो गई और वो उस पर उन्होंने 1 महीने की सजा दे दी। जब हमने उस पर अपील फाइल की तो हमें कहा गया कि ये अपील पे ऑब्जेक्शन है, ये इंटरटेन ही नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस आप जेल अथॉरिटीज के पास अपने आप को सरेंडर करें और गिरफ्तारी दें और उसके बाद फिर आपकी अपील सुनी जाएगी। उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद साहब ने उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया और उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता कि आप गिरफ्तारी से अवॉइड करने के लिए आप अदालत में आ जाएं, आप जेल में जाएं, वहां से फिर आप पिटीशन फाइल करें और फिर पिटीशन आपकी अंडर कंसिडरेशन आएगी और फिर आपकी अपील सुनी जाएगी। हालांकि 1 महीने की सजा तो कोई इशू नहीं है। यहाँ 7 साल 10 साल की सजा है अल अजीजिया और रेवन फी डिपार्टमेंट में। उनकी जमानतें खारिज हो गई, उनकी अपीलें खारिज हो गई। हाँ, जब ये जेल चले जाएंगे फिर अपील रेस्टोर कराने का अख्तियार है उनका कि वो एप्लीकेशन देके जो हमारी अपील रेस्टोर करें। लेकिन जमानत का और प्रोटेक्टिव बेल का कोई कॉन्सेप्ट एक कन्विक्टेड आदमी के लिए कभी नहीं है, ना होता है, ना ही आज तक कभी हुआ है, ना इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात या ना उसके लिए कोई कानून है। बहरहाल ये और ना इसमें उन पर कोई ऑब्जेक्शन लगाया ऑफिस ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने, या ना ही अदालत ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया। बहरहाल अब कल देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला करती है। जी पूछ जी। अच्छा शुएब साहब, इन तमाम चीज़ों के तनाजुर में आपको क्या नजर आ रहा है कि रिलीफ मिल पाएगा नवाज शरीफ को अदालतों से आसानी से? देखिए, एक रिलीफ तो बज़ाहिर नहीं लगता कि उनको मिल पाएगा। जो मैंने आपको प्रेसिडेंट्स बताए हैं, जो आपको कानून और नज़ायर जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो बताए हैं, उसकी रोशनी में तो उनको ये रिलीफ नहीं मिल सकता। बाकी अदालतें आज़ाद हैं, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में अगर एक साबिक जस्टिस और चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब अगर ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि जनाब हमारे लिए नौकरी करना सम टाइम इतना मजबूरी हो जाती है कि हमें ऐसे प्रेशर्स भी मानने पड़ते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आइन और कानून का दोहरा मेयार सामने ना हो, अगर आइन और कानून के मुताबिक हमारी अदालतें काम करें और चलें
तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया शोएब साहब, पहली दफ़ा आज हमारे शो पे हमारी रिक्वेस्ट पे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। अभी पहले सर ये बताइएगा कि वो जिन वकील साहब की बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, फिर उनका क्या बना? उनको आपने वहाँ पे जेल में सरेंडर कराया, फिर अपील फाइल की, या उसकी ज़रा आई वॉज क्यूरियस कि उसका क्या बना केस का सर फिर? जी, वो आसिफ वाले केस में फिर हमने उनको सरेंडर कराया। सरेंडर कराने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दी, हाँ जी वो हमारी कस्टडी में है। फिर हमारा वो इंट्रा कोर्ट अपील इंटरटेन हुई और फिर हमारी जमानत हुई। चूंकि 1 महीने की सजा तो वो ही जो जज सजा देता है सर वो खुद ही उसको सस्पेंड कर दिया करता है आमतौर पर। जी जी आपने देखा होगा कि माजी में भी जो 1 साल की सजा या कुछ अरसे की हुई थी, 1 साल की तो नहीं, थोड़े मेरे ख्याल 1 महीने की हुई थी, जिन लोगों ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ बदतमीजी की थी, पुलिस ऑफिसर्स भी थे और वो लोग कुछ और लोग भी थे, तो उन तमाम लोगों की जो ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया था कि जी आप अपनी अपील फाइल कर लें। ये एक प्रेसिडेंट है कि जो बेलेबल कोई ऑफेंस हो या जिसमें कम सजा हो तो वही अदालत उस ऑर्डर को सस्पेंड कर देती है टिल फाइलिंग ऑफ अपील। लेकिन इस केस में चूंकि उन्होंने नहीं किया था, फिर बहरहाल हमने उसमें सरेंडर किया और उसके बाद उनकी जमानत मंजूर हुई। दैट वाज द थिंग। और ये मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई कन्विक्टेड और इश्तिहारी मुजरिम को कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की प्रोटेक्टिव बेल हो। हाँ, कोर्ट ये कह सकती है कि ठीक है जी आप जाएं, आप जा करके जेल में जब आ जाएं और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी, वो वहाँ उस के मुताबिक वो जेल में चले जाएं। जेल से फिर वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर रेस्टोरेशन ऑफ देयर अपील, क्योंकि उनकी अपीलें भी खारिज हो गई हैं। जिनकी अपीलें भी खारिज हो जाएं तो प्रोटेक्टिव बेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी हम अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत में तो उन्होंने आना ही नहीं है, उन्होंने तो जाना है जेल में। उस जो बाकी सजाएं थी, सजा का कुछ हिस्सा उन्होंने काट लिया और बाकी सजा को उन्होंने काटने के लिए वहां चले जाएंगे। फिर वो अप्लाई करेंगे कि हमारी अपीलें रेस्टोर कर दें, फिर वो जमानत के लिए अप्लाई करें। तो जमानत का भी हकदार इसलिए नहीं रहते उस वक्त तक जब तक अदालत मुतमईन ना हो कि उनकी जो गैर हाजिरी थी वो मजबूरी के तहत थी और वो उसने मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल नहीं की। इसमें तो डिक्लेयर हो गया मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल, क्योंकि इनके जो भी रीजन थी वो अदालतों ने नहीं मानी। तो जब मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल हो जाए कि आप 4 साल उस स्कॉन्डर हो जाएं, तो इस तरह के मुजरिम की वो जो कंसेशन ऑफ बेल है वो भी नहीं दिया करती अदालतें। तो बहरहाल अब हम तो इसके बारे में सिर्फ यही सोच सकते हैं कि ये तो इस वक्त की नज़ायर अच्छा सर, आपने बड़ा तफसील से, आप बड़े काबिल वकील हैं, प्रोफेशनल, आप एक वकालत आपने की है, बड़ा आपका नाम है, बड़ी आपकी रिस्पेक्ट है, बड़ा क्लीन रिकॉर्ड है आपका, बड़ा नाम आपने कमाया है कुछ सालों में। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, इसाक डार और ये सारे इनकी ज़मानत वहाँ पे ली गई थी, उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ली थी, तो वो चैलेंज हुई थी यहाँ पे। उस वक्त जस्टिस खोसा साहब जो है ना वो थे यहाँ पे, उनके सामने लगी थी, आपको याद आएगी। उन्होंने लिखी भी थी जजमेंट जिसमें उन्होंने खासा वो एडमॉनिश किया था उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को कि आपने तो 40 पेज का पूरा ज़मानत में आपने वो लिख दिया है, आपने तो जजमेंट लिख दिया, फैसला लिख दिया। ज़मानत में तो 1-2 रीज़न लिखते हैं, और जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब जेल में है लिहाजा मैं इन ज़मानत को कुछ नहीं कहता। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा था मरियम साहबा के वो खतून है, अब उनकी ज़मानत हो गई है तो चले बेनिफिट ऑफ द डाउट खतून को दें। उन्होंने अगरचे एतराज़ात किए थे जस्टिस खोसा साहब ने, आपको याद आ जाएगा, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहबा की और इनकी ज़मानतें और कैप्टन सफदर की हुई थी, लेकिन उन्होंने एंडोर्स कर दिया था कि चलें ठीक है कि वो जेल में बैठे, मैं कैंसिल करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो डू यू थिंक कि इस तरह की प्रेसिडेंट भी हैं? और ये सारी सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया। आज मैं महर बुखारी साहबा के साथ शो में था वहाँ पे एयरवे पे, तो वहाँ पे बैरिस्टर ये आए हुए थे, जफरुल्ला साहब आए हुए थे। तो ये इसी तरह का सवाल जो आपने उठाया है कि इस तरह की कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि इस तरह के केसेस में बेल दी जाए। तो उन्होंने कहा, बैरिस्टर साहब आपको पता लॉ सेक्रेटरी भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, मजिस्ट्रेट रहे हैं और ख़ुद भी वकालत करते हैं। उन्होंने कहा जनाब के मुख्तलिफ केसेज में मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट जैसे आपने बताई इस तरह की भी हैं, उन्होंने कहा 4 में आपको और बता देता हूँ, इस तरह के केसेस में जमानतें भी हुई हैं। तो जुडिशरी में भी तो डिफरेंट प्रेसिडेंट है ना सर। आई एम सॉरी कि सवाल ज़रा लंबा हो गया कि एक तो है नहीं सर, एक ही सिचुएशन में 3-4 फैसले हुए हैं सर। देखिए रऊफ क्लासा साहब, बात यह है कि कुछ होते हैं सेटल्ड प्रिंसिपल्स, कुछ होते हैं सेटल्ड प्रिंसिपल्स की वायलेशन में कोई जजमेंट। ये मेरी नजर से आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई नजीर नहीं मौजूद कि मुजरिम जो है, और वो इश्तिहारी भी हो,
वो पेश ना हो किसी अदालत में और उसको बेल हो जाए। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। नया प्रेसिडेंट सेट हो गया तो मुझे नहीं पता। जहां तक आपने उस वक्त का फैसला जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने और एक और जज साहब ने जो लिखा था, वो चैलेंज हुआ था। मैं नाम नहीं ले रहा था, चले आपने ले दिया सर। जी सर। जी, मैं कोर्ट में भी मौजूद था। उन्होंने कहा था कि ये फैसला तो गलत है, लेकिन जब चूंकि फैसला हो चुका है इसलिए हम उसको कैंसिल नहीं करते जमानतों को। ठीक है, कोर्ट ने एक डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर ली है, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के प्रिंसिपल्स और हैं, एक बेल ग्रांट के प्रिंसिपल्स और हैं और कैंसिलेशन ऑफ बेल के और हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उसको अब कैंसिल नहीं करते। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार पब्लिक के सामने आएगा तो लोगों का ट्रस्ट और फेथ जो है वो शेक होगा, क्योंकि वाहिद एक फोरम है, वो अदालतें हैं जिसकी तरफ लोग देखते हैं कि यहाँ इंसाफ और उसूल पे मबनी फैसले होंगे। अगर यहाँ आप सर ये कह रहे हैं, सॉरी आपकी प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। आपकी बात काट रहा हूँ सर, आपने इतना बड़ा अरसा आप वकालत कर रहे हैं, जस्टिस सिस्टम के साथ आपको बड़ा गहरा ताल्लुक है सर, कोई ऐसा पीरियड आपको नज़र आता है, ये बेशक आपके वकालत में आने से पहले भी पढ़ते भी रहे होंगे, हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, PhD वगैरह सब कुछ पढ़ते होंगे, कोई ऐसा दौर भी आया आपका ख्याल है जब दोहरा मेयार ना हो पाकिस्तान में जस्टिस का, बड़ा फेयर प्ले और बड़ा बराबर का, जिसमें हम पिछले 3.5 साल खान साहब के दौर पे भी देख लेते हैं, पहले नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर साहबा या मार्शल, कोई नज़र आया आपको जहाँ पे आपको लगा को नहीं बड़ा परफेक्ट सिस्टम है और कोई दोहरा मेयार नहीं है सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट? देखें, बदकिस्मती है हमारी जुडिशरी ने। अगर आप मौलवी तमीजुद्दीन केस से उठाओ सर, पहले क्या हुआ, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह बनाए गए लीडर्स का इकट्ठ था। उसके साथ अदलिया को शामिल कर लिया गया जब नजरिया जरूरत ईजाद हुआ मौलवी तमीजुद्दीन केस से। फिर इससे डेविएशन उस वक्त हुई जब हिना जिलानी केस का फैसला आया, उसका असमा जिलानी केस का। लेकिन उस वक्त तक एक चीज चेंज हो चुकी थी। उस वक्त तक उन्होंने कहा कि जनाब ये मार्शल लॉ गलत था, लेकिन उस वक्त तक मार्शल लॉ खत्म हो चुका था जब वो फैसला आया। फिर हम देखते हैं कि नुसरत भुट्टो केस का फैसला आता है, दैट वाज रॉन्ग, वो फिर वही नजरिया जरूरत ईजाद कर लिया गया। उसके बाद हाजी सैफुल्लाह का फैसला आ गया। उस वक्त भी फैसला फेवरेबल होना था कि असम्बलियां बहाल करें जुडिशल गवर्नमेंट की, लेकिन कहा गया चूंकि जनाब कौम जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हो गई है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो फिर हम एक छोटा सा मोड़ आया, वो था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने में कि कुछ हमने सोचा कि आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए और आज़ाद अदलिया के लिए जो हमारे वकला ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो भी आखिरी ज़माने में आकर के वो भी पोलिटिसाइज हो गए और वो जो उनके बेटे का अरसलान इफ्तिखार के मैटर्स आए उससे अदलिया को भी बहरहाल बहुत तकलीफ पहुंची और चीज़ें ख़राब हुई। लेकिन आज तो मैं कहता हूं कि जो आज की पोजीशन है, इतने बुरे हालात शायद माशाल्लाह के ज़माने में रहे होंगे, लेकिन आजकल वो नहीं है। हमने मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई, हमारे कई लोग शहीद भी हुए, हमारे खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी हुए, हम लोग जेलों में भी गए, लेकिन ये नहीं था कि लोगों के घरों में घुस जाएं, चार दीवारी की पामाली करें, लोगों को उठाएं, उनको नंगा करें, उन पर तशद्दुद करें, उनसे पार्टियां बदली कराएं, उनके साथ इस तरह का सलूक करें जो इंसानियत सोच सलूक होते हैं। वो सिचुएशन आज हमें इस सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम में मिलती हुई नजर आती हैं, और ये जो सिचुएशन है ये वर्स्ट है देन एनी मार्शल लॉ। आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से सर जो ये कंट्राडिक्शंस हैं, अफसोसनाक सिचुएशन है, बयान की है। आपने जो बताया कि दोहरा निज़ाम है, दोहरी चीज़ें हैं, तो मुझे इस आपकी बातों से जो पहला पोर्शन था हमारी गुफ्तगू का, मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक मशहूर ज़माना एक फ़िक्रा याद आ रहा है। तो वो कहती होती थी कि अदालतों के हवाले से, उस वक्त की अदालतों के हवाले से, कि वो कहते लड़काना के वज़ीर आज़म के लिए और म्यार है और लाहौर के वज़ीर आज़म के लिए और म्यार है। अब की दफ़ा तो वज़ीर आज़म ही दोनों लाहौर से हैं सर, खान साहब भी लाहौर से थे और नवाज शरीफ साहब से भी उस लाहौर से। आप समझते हैं वो दौर वापस आ गया है कि लड़काना और लाहौर वाले वज़ीर आज़म का फ़र्क रखा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें बहाल नहीं होती थी, 90s में नवाज शरीफ साहब की हो जाती थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था सारा। तो अभी तक वो सिस्टम चल रहा है, लड़काना वर्सेस लाहौर को देख के फैसले होते हैं। अभी तो खैर लाहौर में मामला मोहतरमा से मेरा इस गुफ्तगू से इख्तलाफ है, उनकी थीम से इख्तलाफ नहीं है। मसला ये है कि उसकी हुकूमतें उनके हक में फैसले होंगे जो रावलपिंडी से जुड़ा होगा। ताल्लुक लाहौर और लड़काना का नहीं है। अच्छा। ताल्लुक जिसका रावलपिंडी से होगा, खा वो बलूचिस्तान से हो,
खा वो कराची से हो, खा वो लाहौर से हो, खा वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, जहां से भी होगा, जो करीब होगा रावलपिंडी के, जो उससे निस्बत निकल आएगी, वो मोतबर ठहरेगा, वो अदालतों से भी मोतबर होगा, वो कानून में भी मोतबर होगा, वो सियासत में भी मोतबर होगा। मेरा उनकी थीम से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उनकी उस जगह से जरूर इख्तलाफ अच्छा है। सर, आपके फर्क क्लाइंट जो हैं, आपके क्लाइंट इमरान खान साहब, ये भी तो पिंडी से बड़े जुड़े हुए थे सर। इनका भी बड़ा वहाँ पे असर रसूख, यारी दोस्ती, कॉमरेडशिप, एवरीथिंग। देन व्हाट वेंट रॉन्ग? फिर किसी और ने जगह कैसे बना ली सर? खान साहब ने कैसे स्पेस दे दी कि जो महबूब थे हमारे, उसके साथ कोई पींगे बढ़ाना शुरू कर दे सर? खान साहब को भी तो बहुत सारे देखें, पिंडी से ताल्लुक था। हमारे जो रावलपिंडी का अलमिया ये है कि वो जब किसी को पैदा करते हैं, हालांकि खान साहब के बारे में मेरी राय मुख्तलिफ है, ये जी ओनली लीडर जिसने अपनी पार्टी, या आप जुल्फिकार अली भुट्टो को भी कह सकते हो, पार्टी अपनी बनाई और उसके बाद वो वजीर आजम बने। लेकिन आज अपोजिशन में रहकर भी कोई एक सर्वे उठा लें जिसमें 60 से 70 से 80% उसकी पॉपुलेशन। शोएब भाई जरा थोड़ा सा रिकॉर्ड को ठीक कर लेते हैं सर। शोएब भाई थोड़ा सा आप बातें ठीक कर रहे हो कि मैं कोई वो नहीं कर रहा, आपका पॉइंट रिस्पेक्टेड। जनरल मुशर्रफ के ये रेफरेंडम की मार्च 2002 में सबसे बड़ी सपोर्ट खान साहब ने की, कन्वेंसिंग की, उनको बुलाया, फंड लिए, उनसे अपने हॉस्पिटल के लिए खर्चे लिए, पैसे लिए, डोनेशन लिए, ये बाकायदा रिकॉर्ड पे चीज़ें। खान साहब तो उनको वर्दी के साथ सपोर्ट करते रहे। उसके बाद आपको याद होगा जनरल शुजा पाशा साहब, वो आज तक वो मानते हैं कि वही सारा लाहौर के जलसे के इंतजामात। फिर बाद में ज़हीर इस्लाम अब्बासी साहब का, जनरल हमीद गुल साहब का, फिर उसके बाद जनरल फैज़ साहब का। वो तो सारे जितने एक लंबी लिस्ट है जो खान साहब के, वो कहते हैं उनके, अगर क्रिटिक्स कहते हैं प्रमोटर्स, पेट्रन इन चीफ, उनके गार्डियन, तो आप कहते हैं तो उनका तो फौज से ताल्लुक ही नहीं था, कि फौज की नर्सरी में पैदा नहीं हुए। सपोर्ट तो वहाँ से एंड मोर ओवर शोएब साहब, इमरान खान साहब की तो ये कुछ अरसा पहले तक, जब ये तमाम मूवमेंट चली और तमाम चीजें सामने आई, उस वक्त तक उनका पेज तो बहुत ही ज्यादा पिंडी के साथ एक था। वो पेज तो वो डिफेंड करते थे हर फोरम पे। तो किस तरह ये आप कह सकते हैं कि उनके पिंडी से ताल्लुकात नहीं थे? खुलासा साहब, रबिया, अगर मेरा जवाब अगर मुकम्मल हो जाता तो आपको इस बात का भी जवाब मिल जाता। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब पार्टी बना के इमरान खान वजारत उज़्मा तक पहुंचे, आज अपोजिशन में भी वो मोस्ट पॉपुलर वाहिद लीडर है, जो फेडरेशन की अलामत है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट में आता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में दो मुख्तलिफ शख्सियात ने अपना एक बड़ा नाम बनाया और उनकी फिर आगे फैमिलीज हैं। एक आप जुल्फिकार अली भुट्टो को कह सकते हो, एक नवाज शरीफ को कह सकते हो। जुल्फिकार अली भुट्टो कहां से पैदा हुआ? अगर वो अयूब खान या उसकी कैबिनेट के मेंबर ना होते और किस तरह अयूब के पसंदीदा तरीन आदमी ना होते, तो वो शायद सियासत में ना होते। चले वो आ गए, लेकिन जब वो उनसे नाराजगी हुई, उनने पार्टी बनाई, वो आ गया। एस्टेब्लिशमेंट की तो वो पैदावार थे, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज हुई, जब कोई शख्स उनको फिर फांसी पे चढ़ा दिया। इसी तरह जब जुनेजो की हुकूमत पैदा की गई, जुनेजो को लाया गया, उसके बतन से पीएमएलएन पैदा की गई। और पीएमएलएन के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में ज़िया-उल-हक ने कहा मेरी उम्र इसको लग जाए, और उसको लग गई। और कुछ दिनों बाद वो शहीद हो गए, फौत हो गए, या जो भी है हादसे में मारे गए। और जनाब ये आ गए नवाज शरीफ साहब, और आईजीआई बनाई गई, और किस तरह इनको पैसे तकसीम हुए, और किस अंदाज से जो कुछ होता रहा, खलवाड़ सारा आपके सामने। असगर खान केस आज भी खोल लें तो आपको बहुत सारे चेहरे नंगे होते हुए नजर आ जाएंगे। अब आगे आते हैं इमरान खान। देखें, जब इमरान खान को उनकी एक तरह से उनको फेवर करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी इसलिए बन गए थे कि नॉट फॉर दिस काज। मैं मुझे आज बता दें, 2018 में अभी कई दोस्त की बात करते हैं, कितने उस्मान डार उठा करके, पीएमएलएन के उठा करके इन्होंने पीटीआई में शामिल कराए थे, कितने अब्बासी उठाए, सदाकत अब्बासी, कितने फरोख उठाए, कितने आपने बंदूक। सर उस वक्त पता क्या खबरें होती थी सर? मैं थोड़ा सा शोएब भाई, थोड़ा सा आप जवाब दीजिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा। हम आपके साथ पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं सर, अभी टाइम है बड़ा। सिंपल एक जवाब दीजिएगा। उस वक्त की अगर निकाल दें, मैं और आमिर मतीन साहब ने बड़े लंबे इस पर प्रोग्राम किए हैं, जब इलेक्टेबल को ला रहे थे उस वक्त तो कहते थे आज खान साहब ने, पीटीआई ने एक विकेट उड़ा दी, नवाज लीग की विकेट उड़ गई। जहांगीर तरीन का जहाज जो है वो आज इसको ले आया, जिसको ले आया। ये तो आम सी बात है शोएब भाई, ये तो हिस्टोरिकल चीजें हैं कि सारे का सारा वो मतलब है वो तोरा बोरा वाला जो माल था,
मतलब फिरदौस हाशिया कमान साहबा कौन थे, चलो एक नाम ले ले तो बाकी एक लंबी लिस्ट है। उस वक्त तो कहते थे कि वो खान साहब विकेटें उड़ा रहे हैं सर, नवाज लीग के फलां विकेट गिर गई, ये गिर गई, वो गिर गई, इलेक्टेबल सारे के सारे लेकर आए, उनको कहा गया कि इनके बगैर तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये काम तो उस वक्त भी हुआ था सर, उस वक्त बहुत से नवाज लीग के लोग जो हैं उनको मना किया गया, जैसे आजकल आपकी पार्टी को मना हो रहा है। एग्जैक्टली 2017-18 में यही सीन था जो आजकल खान साहब के साथ अफसोसनाक हो रहा है। वो भी जेल में थे नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी भी जेल में थी, खान साहब भी जेल में हैं, वो बेचारे शाहमद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, लड़कियां भी बच्चे भी सारे जेल में हैं। अब इनके लोग भी इलेक्शन नहीं लड़ा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त मतलब वो हो रहा है कि उठा के घरों से उठा के चीजें करके, तो ये चीजें नहीं, उस वक्त भी उस वक्त विकेट गिरती होती थी सर, उस वक्त विकेट गिरना कहते थे। देखिए, दो मुख्तलिफ चीजों को आप ज्वाइंट एक तरह का बयान नहीं कर सकते, दो सर उसकी वजह मैं बयान कर दूं। पहली बात तो ये है कि मैंने जो आपको कंपैरिजन कर रहा था, एक है इस तरह के लोगों को ला करके किसी पार्टी में शामिल कराया गया या शामिल हो गए, मैं इस बात की तफसील में जाए बगैर सर मुझे ये बताएं कि एक पार्टी को क्रश करने के लिए जो फोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, जो एजेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, जो बच्चियों को उठाया जा रहा है, जो अंदाज फाशिज्म का आज जारी हो सारी है पिछले 1.5 साल से, ये कभी हमने अपनी आंखों से मुशर्रफ के जमाने में भी नहीं देखा। मैं लीडिंग रोल था मेरा तहरीक वाले हमारी जो इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए तहरीक थी, हम वकीलों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन हमने ये हालात नहीं देखे थे जो आज हैं। लिहाजा आज की कैफियत को आप 18 के साथ नहीं कर सकते। मैं जो आपकी बात करना चाह रहा था कि जब कोई लीडर पॉपुलर हो जाया करता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं रहता, उस वक्त तक वो उसको बर्दाश्त करते हैं जिस वक्त तक वो समझते हैं कि हम इनकी डोरियां हिला सकते हैं। जिस दिन उनको पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट माइंड का हो गया है या इंडिपेंडेंस इसमें आ सकती है या इसकी कोई कमजोरी है, सच नहीं है, तो वो फिर उनके लिए वो उनकी आंख का तारे की बजाय वो आंख में खटकना। मेरा ख्याल सर अभी थोड़ा सा रबिया ने ब्रेक लेना है आपसे, अभी मजीद कुछ सवालात रहते हैं हमें बड़े अहम है, अभी आपसे बहस मुबहसा जारी रहेगा। मेरा ख्याल ब्रेक के बाद रबिया आती है, आप जरा हमारे साथ ही रहिएगा। जी बिल्कुल, डिस्कशन को यही करेंगे शुएब शाहीन साहब, बहुत सारी सवालात हैं और पहलू हैं साइफर केस खास तौर पे जिस पे आपसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी क्लास साहब, शुएब साहब साथ मौजूद हैं। जी शुएब साहब बहुत शुक्रिया सर। सर अच्छा ये तो चलो आपसे हमारा मुबाहसा चलता रहेगा, कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं सर, अभी मिले हैं वहाँ पर जाके आरिफ अलवी साहब से, ये जो रऊफ हसन साहब मिले और साथ में उनके वकील साहब हैं बैरिस्टर उमैर, ये बैरिस्टर उमैर साहब, आपका समझा जाता है टॉप के आप वकील भी हैं, जैसे मैंने कहा बड़ा आपका नाम है, खान साहब के लिए बड़ा स्टैंड लिया आपने, मुश्किलें भी देखी हैं, आपको अपना तर्जमान भी समझते हैं। एक तो ये बताइएगा कि अलवी साहब से पिछले दिनों खान साहब नाराज़ भी थे, अलीमा खान साहब ने भी उनके बारे में सख्त बातें की, पीटी वालों ने भी कहा कि वो अपनी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, डर गए, इलेक्शन की तारीख नहीं दी, बला बला। तो अब ये मुलाकात किस कंटेस्ट में हुई है? अगर कोई लीगल इश्यूज थे, साइफर के थे, तो आप सारे इस केस को देख रहे थे, आप नहीं गए, उमैर साहब गए हैं, साथ में रऊफ हसन साहब गए हैं, कि थोड़ा सा बता सकेंगे सर कि अलवी साहब से इस मुलाकात का, क्योंकि आप तर्जमान है इमरान खान साहब के, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या गुफ्तगू कोई साइफर रिलेटेड है, साइफर में सजा का खतरा है, या कोई बातें हो रही थी शायद एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा 16 सफाई, कोई स्पेस, कोई तल्लुकात बहाली की कोई गुफ्तगू, कोई मैसेजिंग? तो सर व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन बॉस? देखिए, ओनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट हैं जिनको हम कह सकते हैं, बाकी तो आप सारे सिलेक्टेड हैं ना, यानी आप निगरान हुकूमतें आप उठा लें, आप गवर्नर्स उठा लें, बाकी भी कोई भी शख्स हो, जो आज मुल्क की सिचुएशन है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जिम्मेदारियां हैं प्रेसिडेंट की, मेरा ख्याल है ये नेशनल इश्यूज उस हवाले से बात करने गए होंगे, मेरी बात नहीं हो सकी कल से, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनकी जो बतौर हेड ऑफ द स्टेट जिम्मेदारियां हैं, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो माहौल है वो सब आपके सामने है, किस तरह की सिचुएशन है। आई थिंक कि उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी भी थी जिसको अदा करने के लिए जो खान साहब वाली बात भी आपने कही सर, वो भी यही था ना कि उनको आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत डेट नोटिफाई करनी थी, अपॉइंट करनी थी डेट फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली, वो उन्होंने प्रपोज करके जो भेजी थी टू द इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। पहले भी यही हुआ था, 9 अप्रैल की डेट थी और उसके बाद 30 अप्रैल की डेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने डेट दी थी विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन कमीशन।
तो वो उठा करके उन्होंने 8 अक्टूबर डाल दी थी। 8 अक्टूबर की डेट भी ये सबके सामने है, वो भी एक झूठ ही साबित हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये नेशनल इश्यूज थे जिस मकसद के लिए वो मिले थे, लेकिन एज सच कोई खास एजेंडा वैसे या आप कोई शोएब भाई ऐसी आप खास समझते बात। नहीं है कि अलवी साहब आप एक तरह के एक्सटेंशन पे 8 सितंबर के बाद वो उन्होंने एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता इलेक्शन नहीं होते, तो वो कोई उनके पास कोई स्पेस है, कोई बार्गेनिंग चिप है कि वो इस पोजीशन में है कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात को सीरियस ले या उनको सीरियस ले, या वो इलेक्शन की डेट अब तो अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन कर चुका है, वो तो इनिशिएटिव था जो ले सकते थे सदर साहब राइटली, जो आप लोग समझते हैं वो नहीं ले रहे, तो अब वो तो अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बैठ के कोई आर्मी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ दीगर के साथ कोई डला करा सकें सुलह सफाई। वो टाइम तो गुजर गया, और क्या था उनके पास जो इस वक्त ऑफर कर सकते हैं? एक स्पेस होती है वो तो ख़त्म हो चुकी है सदर साहब की भी, और एस्टेब्लिशमेंट भी मेरा ख्याल है आप उनको सीरियस नहीं लेती होगी सर। देखिए, एक्सटेंशन वाली तो बात नहीं है, वो तो आइन में लिखा हुआ है कि 5 इयर्स उनके होंगे, या जब तक कि उनका अगला सक्सेसर ना आ जाए, और जब तक वो इलेक्शन नहीं हो, यानी उनके 5 साल से 1 महीना पहले इलेक्शन हो सकते हैं, या जब तक के इलेक्शन ना हो। 2 असम्बलियां पहले डिसॉल्व हो गई हैं, और उसी तरह 2 असम्बलियां उससे पहले डिसॉल्व थी। जब तक वो नहीं आएंगे ही विल रिमेन एज प्रेसिडेंट, उसी तरह इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे। ये आइन उनको इजाजत देता है कि जिस तरह के उससे पहले वो प्रेसिडेंट थे, इसलिए उनकी कोई ये नहीं है कि वो सिर्फ एक्सटेंशन में बैठे हैं या कोई एडहॉक उनकी पोजीशन है या कुछ और पोजीशन। अच्छा सर, दूसरा, जहां तक डेट जी का ताल्लुक है सॉरी, इलेक्शन का, कमीशन का, उसने डेट तो अभी तक नहीं दी। वो जो डेट एक टेंटेटिव दी है, वो तो डेट उन्होंने जो फिक्स की थी 8 अक्टूबर की, वो कहां चली गई है? जो उन्होंने कहा था कि पूरे वो तो पाकिस्तान के आपने इलेक्शन नहीं में मानी थी इंडिकेटर सर, होगा। वो तो पीटीआई ने रिजेक्ट कर दी थी कि हम नहीं मानते, नहीं, यू आर पीटीआई रिजेक्टेड ने इट सर। रिजेक्ट तो नहीं की थी। पीटीआई ने तो इसलिए रिजेक्ट की थी सर कि 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन आपने विद इन टाइम करना है। जी क्या अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप जनवरी में कराएं? हम तो कह रहे हैं नवंबर में कराएं, तो क्यों नहीं करा रहे? हम तो कह रहे हैं अक्टूबर में कराएं, क्यों नहीं करा रहे? क्या हमारी एक ही बात कि 8 अक्टूबर को ज्वाइंटली ना कराएं? हमने कहा 8 अक्टूबर को कराएं, मगर जो 2 असम्बलियां हैं वो 90 डेज में कराएं। यही सुप्रीम कोर्ट ने ये मार्च के फैसले में भी कहा, 4/4 के फैसले में भी कहा। लेकिन हम तो एक उसूली, दस्तूरी और आइन के मुताबिक मुतालबा था। अच्छा शाहीन साहब, लेकिन क्या हमारी सारी बात मान के उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी? नहीं ठीक हम बात तो है उससे आपकी, पहले भाग रहे थे ना। आपकी ठीक बात है सर। अच्छा यूजली क्योंकि खान साहब ने आपको स्पेशली अपना स्पोक्स पर्सन ये मुकर्रर किया है, तो देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं किसी भी पार्टी के, जब भी कोई मेजर इनिशिएटिव होता है तो उनको पहले ऑन बोर्ड लिया जाता है, बताया जाता है, ताकि मीडिया अगर उनको कंटेक्ट करे कि पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए दे शुड बी ऑन बोर्ड। तो ये जो मुलाकात हुई रऊफ हसन साहब की और उनका नाम बैरिस्टर उमैर, जी बैरिस्टर ये उमैर साहब की, आपको पहले एतमाद में लिया गया था बिकॉज इट वाज अ बिग डेवलपमेंट, सवाल होने थे, मीडिया में हाइप होनी थी, कोई आपको भी टीवी से पता चला हमारी तरह, या बाकी आपको भी बताया गया ये मुलाकात होने जा रही है? अगर आपको पता चले, नोटिस लोग आपको अप्रोच करें मीडिया, तो आपको पता होना चाहिए। वर यू ऑन बोर्ड सर? नहीं, मेरी कोई जाती मजबूरी थी कि मेरी कल से आई एम नॉट फीलिंग वेल, सर मैं बेड रेस्ट पे हूँ, और मेरा इसलिए किसी से कोई राब्ता नहीं था। आज भी मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए मैंने टाइम निकाला सर, वी है। आर ऑनर्ड सर, तो आपने बड़ी मोहब्बत दी सर। तो सिर्फ इसलिए मेरा कोई राब्ता नहीं हो सका। 2 डेज आई वाज ऑन लीव, जी तो दैट इज द रीजन कि शायद मेरा किसी से भी कोई राब्ता नहीं राइट। था। अच्छा सर, एक मोबाइल और भी मेरा ऑफ था। आपने कल से देखा होगा कि आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और असद मजीद साहब के सैफर में बड़ा इंतहाई, अगर मेरी रीडिंग जो थी, अब आप ये वकील हैं, बेहतर समझते हैं, लीगल माइंड है आप, बड़ा डेंजरस किस्म का, स्पेशली मैंने इनका देखा है, आजम खान साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, कॉमरेड रहे हैं, खान साहब के 3.5 साल दिन रात इकट्ठे गुजरे हैं। उन्होंने जो खान साहब पे 4 शीट बना के दिए, मैंने कोई 8 पॉइंट निकाले हैं कोई उसमें से कि ये बड़े इंतहाई ख़तरनाक हैं। तो आपको क्या लगता है, कल को उनको आप कह सकते हैं पीटीआई कहेगी ज़बरदस्ती किया गया, उठा लिया गया, डरा दिया गया, बला बला, बिल्कुल ठीक बात मान ली, कल को जब जरा होनी है वहाँ पे और कोर्ट में, अगर वो इसी बयान पे कायम रहते हैं आजम खान साहब ड्यूरिंग द मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, तो फिर आपको क्या लगता है क्या चांसेस है खान साहब की बचत के या अदरवाइज के? नंबर 1। दूसरा, जब खान साहब को पता चला कि आजम खान ने मेरे खिलाफ इस तरह का एफिडेविट दिया या मेरे खिलाफ गवाही देंगे, जैसे भुट्टो साहब के, तो उस वक्त मसूद साहब थे मेरा ख्याल है, जो उनके सिक्योरिटी फोर्स के वो इंचार्ज थे, तो खान साहब का क्या रिएक्शन था आजम खान साहब के ये गवाह, इस वादा माफ गवाह बनने पे? सर देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ये अदालत में आएंगे, जब इनके ऊपर जिरा होगी, तो असल सिचुएशन सब आपके सामने आ जाएगी। राइट सर, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। दूसरी बात, आपको याद होगा कि 34 दिन ये किडनैप हो गए, इनकी फैमिली ने FIR कटाई,
हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि हर हाल में इनको प्रोड्यूस किया जाए और अगवाकारों को भी लाया जाए। लेकिन अगवाकार तो सामने नहीं आए, लेकिन अगवाकार एक सिर्फ 164 की स्टेटमेंट लेने में कामयाब हो गए। पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। और वही जिस तरह का उस्मान डार को वहां के होम मिनिस्टर ने कहा कि वो जनाब गिरफ्तार हो गए क्योंकि वारंट ऑफ अरेस्ट थे उनके। जब गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसको अदालत में पेश करें। उसको 25 दिन बाद एक मीडिया हाउस पहुंचाया गया और उसकी स्टेटमेंट कराएगी। इसी तरह आप सदाकत अब्बासी का हाई कोर्ट में दोनों के केसेस थे, और इसी तरह आप फरोख हबीब का केस देख लें। तो बात यह है कि यहाँ जब अगवा बराए बयान आप करने लगेंगे, हर शख्स की एक लिमिट होती है, कोई बर्दाश्त कर पाता है, कोई नहीं कर सकता। तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। 164 की स्टेटमेंट भी उसी दिन सामने आई जिस दिन वो सामने आए, और उसके बाद से लेकर आज तक एक लीगल एक इशू है। जो शख्स खुद उसमें उस FIR में इनका नाम है, जो शख्स खुद मुल्जिम हो, उस मुल्जिम को आप जब इनकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है ना, यानी वो अपने आप को कहे मैंने भी जुर्म किया लेकिन मेरे साथ ये शरीक जुर्म है, तो उसकी कोई लीगल वैल्यू होती है। सर एक बात बताइएगा, सारी आपकी बात काट रहा हूं सर, डाल दे तो वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप ही जवाब दीजिएगा। इसहाक डार साहब ने इसी तरह का 164 के तहत जनरल अमजद से उन्होंने डील की थी। 2000 की बात है, अटक में वो कैद थे हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल में। उन्होंने भी 40-50 पेजेस का बयान लिख के दिया था, वो भी मुलजिम थे उसमें साहब। वादा माफ गवाह बनते ही वो है जो FIR में मुलजिम हो, अदरवाइज तो बहुत कम लोग होंगे जो को मतलब अगर आप पार्टनर्स इन क्राइम हैं तो आप वादा माफ गवाह बनते हैं ना, स्टेट के साथ प्रोसिक्यूशन से डील करके जी मैं बताने को तैयार हूँ, मैं गवाही दूंगा। तो डार साहब ने भी इसी तरह अपनी फ्रीडम बई की थी जनरल अमजद से नैब में मार्च 2000 में, और खान साहब उसका खुलेआम कहते थे ये देखें जी बयान हल्फी था, सब कुछ था, और इसके बावजूद डार जो है ना उनको फेवर की गई, वो चले गए, जमानतें हो गई, क्लीन हो गए। उस वक्त तो 164 के बयान को आप लोग खान साहब खुद जस्टिफाई करते थे, कहते ये देखें सारा कच्चा चट्टा खोल दिया था डार साहब ने 164 के बयान में। आज आप कहते हैं नहीं कि उसमें कि जब आपके लोगों को कोई पकड़ा जाए अगर उन पे भी, और मैं मानता हूं यकीनन जो आप कह रहे हैं ठीक हुआ होगा, आप कहते हैं नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं। डार साहब के बयान की वैल्यू अगर है 164 की, हुदैबिया पेपर मिल मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने शरीफ खानदान का कच्चा चट्टा खोला था, तो आजम खान साहब के 164 की क्यों अहमियत नहीं है सर खान साहब के बयान में? इसमें दो वाज़े फर्क हैं सर। पहली बात तो यह है कि जब इसहाक डार ने स्टेटमेंट दी थी उस वक्त वो बाहर थे, वो नहीं सर, अटक जेल में थे सर, उनको अटक से लाया गया था। हमने स्टोरी पूरी इस पे पूरी फाइल मैंने की हुई है। अटक से ला के लाहौर के नैब को या हेड क्वार्टर में उन्होंने बैठ के जनरल अमजद से बातचीत हुई, उसके बाद उनको ले जाया गया। उन्होंने वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत अपने हाथ से, मेरे पास पड़ा होगा, आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा उनका 42 पेजेस का। सो बाकायदा ये 2000 की बात है। ही वॉज इन अटक जेल, ही वॉज अरेस्टेड बाई नैब, ही वॉज को अक्यूज्ड इन द हुदैबिया केस पेपर मिल सर। सो अक्यूज थे और जेल में थे, अटक जेल में थे, वहां से लाहौर ले गए थे और फिर उनको पार्डन हुआ था। जी क्लास साहब सवाल आपका हैवी था। चलें कोई नहीं, वो बड़े अच्छे आर्टिकुलेट आदमी को वैसे लाइन ड्रॉप हो गई होगी। मेरा एक सवाल रह गया क्लास साहब, मैं इनसे पूछने वाली थी कि क्या होगा अगर सजा हो गई चेयरमैन PTI को, तो क्योंकि ये बड़े इनकी मुलाकातें भी रही हैं। मेरा ख्याल आपने ब्रेक पे जाना होगा फिर। जी ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के हवाले से, जी मलिक रियाज साहब के हवाले से। और शराइत रखी गई हैं उनको वतन वापस लाने के लिए, उन्होंने नहीं माना, इसकी क्या डिटेल्स हैं, कौन मैसेंजर्स थे, जी वेरी एक्सक्लूसिव, और क्या TORs थे, क्यों नहीं माने वो, और कौन मैसेंजर्स थे। हाँ दुबई गए थे जो, जी उनको मनाने के लिए कि ये 2 शरायतें आप इन पे मान लें। बस ब्रेक के बाद इसको थोड़ा अनफोल्ड करते हैं कि इसके अंदर से क्या चीजें निकलती हैं। हमारे साथ रही। वेलकम बैक, और शुएब शाहीन साहब साथ मौजूद हैं। क्लास साहब आपका सवाल वो मेरा ख्याल सुन लिया था सर, वो डार साहब की बात हो रही थी सर, सारी लाइन काट गई। जी सर। जी क्लासा साहब, आपकी मैंने सवाल सुन लिया था, लेकिन बीच में लाइन आपकी तरफ से कट गई थी सर सॉरी। वो मौलाना कौसर नियाजी वाली और लाइन कट गई नहीं थी, ये आपकी तरफ से लाइन कटी। चले सर, मैं अपॉलोजीज अगर हमारी कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई है सर। नहीं मैं हाजिर हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें 2 फर्क हैं सर। एक ये कि जिस वक्त 164 की स्टेटमेंट इसहाक डार ने दी थी, ही वॉज नॉट अंडर कन्फाइनमेंट, ना ही उसको किसी ने अगवा किया था सर। दूसरा फर्क ये है कि उसने वो अकाउंट नंबर बता दिए थे कि किन किन अकाउंट नंबर से वो ट्रांजैक्शन, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो पैसे आए या पैसे गए या जो हिसाब किताब था,
उसकी वेरिफिकेशन अदरवाइज हो गई थी फ्रॉम इररिस्पेक्टिव ऑफ दी उसकी स्टेटमेंट 164 की। तो ये दो वाजे फर्क थे, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बुनियाद पर उसकी ये 164 की स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं और वो हुदैबिया पेपर वाला जो केस था उसको खत्म कर दिया। ये तो है उसका फर्क। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, और उसके अंदर एक जो था कि जो 164 की स्टेटमेंट होती है उसमें जिसके खिलाफ स्टेटमेंट दी जाती है उसका वकील हो और उसमें जिरा करने का मौका मिले। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ दें, मुझे बताएं साइफर के बारे में। अच्छा सर, साइफर से आने से पहले सर, क्योंकि हम प्रोग्राम के थोड़े से उसके एंडे की तरफ जा रहे थे, एक का सवाल बड़े ज़रूरी थे, हम फिर आपको हम लेंगे साइफर पे बड़ा तफसील से बात कर। बड़ा अच्छा बोले सर आप आई मस्ट से। अगर आज़म खान साहब वहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन वो अपने इस बयान पे कायम रहते हैं जो खान साहब के लिए उन्होंने दिया, जस्ट मतलब है उन्होंने दे दिया है, अब देखना चाहिए कि वहाँ पे वो कहते हैं जी मुझे अगवा किया गया, ज़बरदस्ती लिया गया, तशद्दुद हुआ, धमकियाँ हुई। मैं कहा राना साहब हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रहा है फ़ोन का, ये बुरा लगता है कोई, आप चेक करें दोबारा। क्या कह रहे हैं? ठीक है, दोबारा कोशिश कर रहे हैं, दोबारा करें, थोड़ा एक आध रहता सवाल, हालांकि स्टोरी बड़ी वो रहती है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है। मैं यही कह रही थी कि मलिक रियाज की जो स्टोरी है उनसे थोड़ा सा राब्ता हो जाता तो मैं समझता आखिरी सवाल का जवाब ले लेते। हैव सम एक्सक्लूसिव डिटेल्स। आप अच्छी खासी डिटेल्स हैं मलिक रियाज वाली स्टोरी। इट्स गोइंग टू हैव ह्यूज इम्प्लीकेशंस ऑन पॉलिटिकल सीन ऑफ पाकिस्तान। कि दुबई में मलिक रियाज साहब से कुछ लोग भेजे गए हैं जिनको कहा गया है कि आप उनको 2-3 शराइत पे उनको राजी करें। तो राना साहब अगर राब्ता नहीं हो रहा तो हमें बता दें ताकि हम फिर स्टोरी की तरफ आ सकते हैं उनकी मलिक रियाज साहब वाली पे। कोशिश कर रहे हैं, हाँ चलें, या तो फिर उनको कल हम फिर ले लेंगे। मेरा ख्याल है कि एक सेगमेंट कल दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे शोएब साहब से, उनको कहीं फिर कल लेते हैं शोएब साहब को। बड़े कुछ चीज़ें इश्यूज रहते हैं, लेट्स डू इट टुमारो। मलिक रियाज साहब पे आते हैं मेरा। अच्छा जी बिल्कुल, क्लास साहब बताइएगा क्या स्टोरी है ये? स्टोरी ये है कि आज आपने देखा होगा कि एकदम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपको सबको पता है पूरी कौम को, कि वो जो मशहूर ज़माना वो केस था इसका 190 मिलियन पाउंड का जो वहाँ से आए थे, बरतानिया से आए थे, और बाद में जिसको उन्होंने खान साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने, जिस पर नैब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे, तकरीबन सारे वजीर जो थे 30 के करीब जो फेडरल मिनिस्टर थे उनको बुला के उनको वो भी कर चुका है, बयानात भी ले चुका है कि आप लोग जो कैबिनेट में बैठे थे, तो ये कैबिनेट में जब 190 मिलियन पाउंड का इशू आया था तो इसको कैसे डील किया गया था, क्या गुफ्तगू हुई थी, बला बला चीज़ें सब ने वहाँ पर जाके नज़ला जो है ना शहजाद अकबर पर डाला है। वो कहते हैं ना जो मुलज़िम भाग जाए ना फिर उसी पे सारे पर्चे, वो थानेदार जो होता है ना, एक बंदा कोई मफरूर हो जाए ना, सारे इलाके का जो जराइम होते हैं ना उसके खाते में डाल दो। कोई पकड़ा जाए चोर तो भी सारे चोरियां उसी पे डाल दो, कोई फरार हो गया मफरूर है तो उस पर सारी चोरी डाल दो। सो उन्होंने अभी शहजाद अकबर साहब पे डाला हुआ है, जो उनको लेना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने डील की थी। वही लोग उधर गए थे, उसमें लंदन गए थे, रियाज मलिक साहब से मिले थे, सारी डील शुरू उन्होंने की। साहब ने यही कहा है जनाब कि वहाँ पे एक बंद लिफाफा आया, उस लिफाफे में उन्होंने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा लिफाफा खोलना नहीं है, जिसमें मेरा कल शेरी उसमें मजारी साहबा थी, फवाद चौधरी साहब थे, कोई एक आध और लोग भी थे जिन्होंने कहा जनाब दिखाएं तो सही क्या है। नहीं दिखाया गया था, नहीं जनाब के उन्होंने यूके ने हमें मना किया। सवाल है यूके क्यों मना करेगा, मुझे आज तक नहीं समझ आई। आपके पैसे लेके वापस कर रहे, विल यूके आज के किसी को बताना नहीं है सीक्रेट, मतलब मुझे नहीं समझ आती इस बात की, यूके को इसको सीक्रेट रखने में क्या हर्ज थी। खैर इनका अपने इसमें इंटरेस्ट थे, मफादात थे। बाद में हमें पता चला कि पैसे 190 मिलियन पाउंड जो है वो उन्होंने जो जुर्माना हुआ था उनको वहाँ मलिक रियाज साहब को वहाँ से कराची के बहरिया पे 460 बिलियन समथिंग का, उसमें उन्होंने एडजस्ट करवा दें। उस वक्त के 50-52 बिलियन रुपीज़ बने थे। और उसके अगेंस्ट फिर एक स्टोरी है जिसकी वजह से सारा मामला बड़ा वो हुआ, जो अभी इसको मैं लिंक करता हूँ उसके साथ, कि वो पता चला कि बुशरा बेगम साहिबा जो है उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट में अल-कादर ट्रस्ट, जिसमें रूहानियात पढ़ाई जानी थी। रूहानियात में पता नहीं क्या क्या, मतलब लंबी साइंस है, तो इसमें तो कई चैप्टर हैं, कई डिपार्टमेंट्स होने थे। तो वो जनाब पता चला 400 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन इधर कोई जैलम कोई इस साइड पे, वो ज़मीन जो थी वो बाद में पता चला मलिक रियाज साहब ने किसी से ख़रीद कर दी थी, और प्लस उन्होंने वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा करके दिया था, और एंडोनमेंट फंड में कोई 20-22 करोड़ रुपए भी दिए थे, और प्लस ये भी था कि इसकी तनख्वाहें दूंगा। और मलिक साहब क्योंकि नेक और अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा जनाब इसकी मैं तनख्वाहें वगैरह देता रहूँगा। उसी तरह की यूनिवर्सिटी बना के दे रहे थे, जैसे उन्होंने हैदराबाद में आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन साहब के नाम की बना के यूनिवर्सिटी वहाँ भी दे रहे थे, कि जनाब MQM कहती थी बिफोर उन पर जब बैन लगे सख्ती में अल्ताफ हुसैन साहब पे,
वो स्कैंडल बन गया। अब उसमें जो पहले इन्होंने ट्रस्ट बनाया था उसमें जुल्फी बुखारी साहब भी थे, बुशरा साहबा भी थी, एक आध बड़े वकील भी थे। बाद में पता ये चला कि जब वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई तो उन्होंने जनाब उन वकील साहब को भी निकाल दिया उसमें से, और उसमें जुल्फी बुखारी साहब भी निकले गए, उसमें फरा गोगी साहबा एंटर हो गई, और कोई लाहौर के एक और साहब कोई महरे कोई अमलियात कहें या महरे स्पिरिचुअलिटी कहें, उनको ऐड कर दिया गया। वो अभी भी है। सो वो ट्रस्ट जो है वो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और उसके बाद फरा गोगी साहबा और प्लस एक और वो महरे अमलियात हैं जो भी साहब हैं, वो इसके हेड हैं। अब वो समझा गया था कि बेसिकली सारा कुछ जो 190 मिलियन पाउंड एडजस्ट किए गए थे उसके अगेंस्ट अलेजिडली ये केस बनाया गया कि आपने अलकादर ट्रस्ट में मलिक रियाज ने आपको सारी चीजें मैनेज करके दी हैं। एक तरह का आपको तोहफा है, जो मिठाई नहीं होती, मतलब इसको रिश्वत मत समझे, मिठाई कह लें, स्वीट कह लें, मिठाई के तौर पर दिया गया कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ यहाँ पे, अब नजराना कह लें, चलें, वो सख्त लफ्ज है, मिठाई ठीक चलता है, मिठाई का लफ्ज बड़ा अच्छा लफ्ज है, वो हो गया। इसके साथ ही इनको वहाँ पे बैरिया टाउन पेशावर में खोलना था, वहाँ भी इनको मराहत मिली, वहाँ भी फैसिलिटीज़ हुई। वो पता चला उन्होंने वहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा था वहाँ पे पेशावर, उसके लिए कुछ उन्होंने टैरों शहरों को पहिए शो, वो कहते हैं ना फाइलों को पहिए लगा देता हूँ मैं, वो भी क्या लगाए होंगे। बाद में कुछ और भी इशू। अब ये हो रहा है, मुख्तसरन लंबी बात हो जाएगी, अब नैब ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मलिक साहब पे 2 केसेस हैं। एक उनको कहा गया है, जो 2 लोग यहाँ से बड़े अहम भेजे गए थे कि आप जाएं और मलिक साहब को राजी करें, 2 काम करें। एक तो DHA का शोहदा वैली का केस पड़ा हुआ है, बड़ा पुराना, जिसमें जनरल कियानी के भाई भी थे, इनके साथ थे, पार्टनर थे मलिक रियाज साहब के साथ। उस वक्त बड़ा स्कैंडल आया था वहाँ पे कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ का। अब जो उन्होंने कैलकुलेशन की है, जो मेरे तक पहुँची है, 479 बिलियन रुपीज़ का उन्होंने बिल बनाया। 460 का इधर बना हुआ है बैरिया टाउन वाला जुर्माना, 479, 479 इसको मतलब 79 कहते हैं या इसको 79 कहते हैं, बहरहाल हम तो 79 कहते हैं। 479 बिलियन का बिल DHA वैली वालों ने बना लिया है कि इन्होंने हमारा देना, इतना सूद है, इतना मार्कअप इतने अरसे से नहीं दिया, वो देना है। साथ में 460 अरब वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ जुर्माना जो है वो नहीं पे हो रहा। 1000 अरब रुपए का ये बिल बना दिया गया। नंबर 1 उनको बताया गया कि 1000 अरब है। दूसरा, साथ में अब ऑप्शन 2 दिए गए। वो चाहते हैं मलिक साहब कि मेरी फेलिंग हेल्थ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वक्त पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ, तो वहीं पे मुझे आने दिया जाए। उन्होंने कहा जी 2 शर्त हैं। एक ये है कि आपने जो शोहदा वैली के वो पैसे देने हैं 479 बिलियन रुपीज़, एज ए गुडविल के जेस्चर पर आप पहले 15 बिलियन रुपीज़ का चेक दें उनको शोहदा के हवाले से, जो वो DHA वैली का था, जो आप लोग उस वक्त का बड़ा फ्रॉड हुआ था, नो डाउट। अच्छी खासी वो शोहदा के प्लाट थे, शोहदा की वहाँ पे चीज़ें थी, उन्हीं के लिए एक जॉइंट वेंचर किया गया, तो जो बाद में डेवलप नहीं हुआ, बड़े नुकसान है, वो एक अलग स्टोरी है। उन्हें कहा गया कि 15 बिलियन रुपीज़ का पहले चेक दें कि आप जो है पाकिस्तान वापस आने से पहले, नंबर 1। नंबर 2, शायद वो 15 रुपया दे भी दें, वो उनके लिए मसला नहीं है। दूसरा जो बड़ा है वो मुश्किल है। उन्हें कहा गया कि अल कादर ट्रस्ट में जो आपने सब कुछ डील मारी थी, और स्पेशली जो यूके से पैसे आए, खान साहब से क्या डील हुई, शहजाद अकबर से क्या हुई, बुशरा बीबी को आपने जो वहाँ पे उसकी अमलियात की या उसकी रूहानियत की यूनिवर्सिटी बना के दी, वो किस खाते में आपने दी। मतलब ये जैसे आजम खान साहब, चलो मुख्तसर बात रिवील करें, रिवील नहीं करे, रिवील करना होता है आप उसमें वादा माफ गवाह बने। अच्छा। तो मलिक साहब को कहा गया है कि अल कादर ट्रस्ट में जो नैब इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आप इसमें वादा माफ गवाह ऐसे ही बने जैसे आजम खान साहब बने हुए हैं। ठीक है। पूरा लिख के भी दें कि बयान हल्फी भी दें कि कैसे कैसे आपने मतलब इनके साथ डील की, शहजाद अकबर से की, इमरान खान से की, बुशरा बीबी से की, जुल्फी से की, मुझसे की, आपसे की, किससे की, ट्रस्ट कैसे बना, ये सारा उन्होंने कहा, ये सारी चीज़ें लिख कर दें ये कैसे हुआ, और इसमें आपने उन लोगों को कैसे अब्लाइज किया, या आपने उनको जो भी वो बकौल इमरान खान साहब ने एक दफ़ा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि मलिक रियाज जो है ना ये सबको काना करता है। ये उनका है, क्लिप है, मैं चलवा दूंगा किसी वक्त, कहूँगा किसी और ढूंढ के अपनी टीम को ढूंढें। तो खान साहब ने कहा था काना करता है ये सबको, इसलिए सारे जो है ना मलिक रियाज के खिलाफ कोई बात नहीं करता। अल्लाह की करनी सामने, वो कहते हैं बड़ा बोल नहीं मारना चाहिए। तो फिर मलिक साहब ने कसम खाई होगी वो क्लिप देख के, अच्छा खान साहब चले अब हम हमारे देहाती स्टाइल में कहते अब आपको भी हम काना करेंगे। उन्होंने इधर काना कर लिया जनाब। सो अब खान साहब को वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें दें, तो मलिक साहब गए फंस। वो ठीक है, किंग मेकर बनने का शौक तो है मलिक साहब को, उनको यार दोस्त कहते भी थे कि पॉलिटिकल इश्यूज में ना पड़ा करें, आप अपना बिजनेस करें। तो वो कहते हैं जनाब इन पॉलिटिशियन की इतनी डिमांड्स हैं, खर्चे हैं, पैसा है, वो मुझे मीट करने पड़ते हैं। जरदारी साहब को कभी बिलावल हाउस बना के दो वहाँ पे, कभी किसी को एवन फील्ड वाले जो थे लाहौर में, जो बैरिया टाउन में जरदारी हाउस या बिलावल हाउस बने वो मलिक साहब ने बनाया हुआ है। अच्छा, ऐसे वहाँ पे एवन फील्ड के फ्लैट्स जो हैं ये बड़े इंतहाई महंगी कीमत पे नवाज शरीफ साहब ने अंगूठा रख के मलिक साहब पे, इन्होंने उनको कहा खरीदो मेरे बेटे हुसैन नवाज से। ये बकायदा रिकॉर्ड की चीज़ है, महंगे खरीदे गए, कुछ 6-7 मिलियन वो पाउंड के थे, उन्होंने 10-11 मिलियन पाउंड के बिकवाए उनसे कि वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उनको बेची
महंगी बेची इतनी नहीं थी, क्योंकि मलिक साहब ने बिजनेस करना था। मलिक साहब कहते हैं अगर मैं इनके ये खर्चे नहीं पूरे करता, अगर खान साहब को वो अलकादे ट्रस्ट बना के नहीं देते, वो वहाँ पे डोनेशन नहीं देते, तो वो कहते हैं मेरा वहाँ पे बैरिया टाउन पे नहीं बनता पिशावर में, तो मेरे तो काम ही नहीं होते सारे। सो वो मलिक साहब ये काम भी करते हैं। पहले वो उसमें शरीफ फैमिली को भी की, उन पे उन्होंने इनायात भी की, फिर उन्होंने उस जरदारी साहब पे की, फिर खान साहब पे की। तो अब ये मसला ये है कि इन तीनों के आपस में लड़ाइयाँ हैं। नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा अच्छा आप खान साहब के साथ ये डीलें भी करते रहे, हमसे भी फ़ायदे लेते रहे, उधर भी लेते हैं, ये कहते हैं जी मैं आपको फ़ायदे देता रहूँ, मैंने आपके फ्लैट खरीदे हैं, महंगे दामों खरीदे हैं। सो वो शरीफ फैमिली नाराज़ है मलिक साहब से कि आपने खान साहब को क्यों इतनी बड़ी सपोर्ट दी, उनके साथ क्यों मिल गए आप, हमारे साथ मिलना चाहिए था। सो अब मामला ये है जो खान साहब इनका मलिक साहब का एक दरमियान में एक और काम भी किया था मलिक साहब ने। वैसे अच्छे आदमी हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं, मैं समझता हूँ कि हाल्ट नहीं होना चाहिए बैरिया टाउन के, हज़ारों लोग मुलाजमतें करते हैं वहाँ पे, बहुत अपॉर्चुनिटीज हुई हैं, लिविंग वो जो है रह रहे हैं, बहुत मतलब बड़ी यूरोपियन तादाद स्टाइल में। है, हाँ। कल्चर है, इसको बिल्कुल बर्बाद ना करें, ख़त्म ना करें इन चीज़ों को। मैं ये कह रहा हूँ मलिक साहब की दुश्मनी में पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना उड़ा दे। मेरे बस में होता तो मैं मलिक साहब को पूरा इस मुल्क का हाउसिंग सेक्टर दे देता, सीरियसली। अगर इन्हीं लोगों ने उन मलिक साहब से पैसे खाने हैं तो हमने मलिक साहब को वज़ीर आज़म बना देना था कि चलो इनको पैसा ना लगाना तो हो पड़ता जाए कुछ उसका, इसलिए डैमेज नहीं हो। तो मलिक साहब ने मशवरा किया है लोगों दोस्तों से, लोग भेजे गए, वो अब तक इनकारी हैं। अच्छा, कि मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को मलिक तैयार नहीं रियाज इनकारी हूं। है। मेरी खबर ये ठीक है है। अब तक। ठीक लेकिन है। बिजनेसमैन कब तक खड़ा हो सकता है सही। ये कल तक बताएंगे कि जनाब के कब तक खड़ा होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। सो स्टोरी बड़ी है। सो ये सारे केसेज ओपन हो रहे हैं ना, पूछताछ शुरू हो गई है। तो ये सारा का सारा ये मेला जो है ना, वो जिस तरह मलिक रियाज साहब लूट सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से क्लास साहब आपने शुरू में कहा था कि इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें इसके बड़े हो सकते हैं, तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है, और अगर आती है तो फिर किस तरह से आती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।